हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का हमारी यूआरडी अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। और आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर हैं उन सबको एक सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएं, है ना। तो इसी क्रम में हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा ताकि बच्चे जो पढ़ चुके हो रिवीजन कर सकें और आप कुछ सीख सकें, है ना। क्योंकि हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और हमारा वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। उससे क्या होगा कि आपका जो भी मटेरियल है, पीडीएफ हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलेंगी। बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होंगी, फ़ायदेमंद होंगी। तो स्टार्ट करें फिर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जैसे। और बिल्कुल आज शुरुआत करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और देखते हैं जैसे। तो पहले तो हम कुछ नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं ना। आपने नंबर जातीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। जातीय मान का मतलब हो गया कि फेस वैल्यू, स्थानीय मान का मतलब, और इंग्लिश में भी सब कुछ लिखा ही होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में वैल्यू लिखी होंगी। और जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ये सब नंबर्स हम पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि नंबर्स का ज्ञान होगा तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कर सकते हैं। फिर इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब है कि देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि जातीय मान। तो जातीय मान क्या है कि इसमें देखिए लिखा भी है कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक या संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उस संख्या जातीय मान कहलाता है। जातीय का मतलब फेस वैल्यू, जैसे 7 है तो 7 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है ना। तो नाम से क्लियर है, तो नाम से जो चीज़ क्लियर होती है तो उसको इजीली समझना क्या होता है, आसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी दिया गया, जैसे 39,564 में 9 का जातीय मान क्या है, 9 है ना। इसी प्रकार देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब नाम से क्लियर है, प्लेस वैल्यू, है ना। यूनिट डिजिट पर प्लेस है, और या दहाई के अंक का प्लेस है, या थाउजेंड पे है। जैसे अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे अब 4 है, तो यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक का प्लेस है, तो कितना हो गया, 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, 4 गुणे 1। अब जैसे दहाई के स्थान पर प्लेस है कौन सा वैल्यू, 6, तो कितना हो गया, 60, 6 × 10। 5, तो 100, तो कितना हो गया, 500। ये 1000, 9 × 1000, 900। इसी प्रकार ये कितना हो गया, 30,000। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब जातीय मान सेम संख्या ही उतारनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, कि जो जिस स्थान पर प्लेस है उसके अनुसार उसकी क्या होगी, वैल्यू। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो आगे बढ़ें। तो पहले नंबर समझ लेते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे लिखा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, कि वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो या फिर अपरमेय क्या कहलाती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। देखिए संख्याएं हम लिखते हैं, जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा ना सम्मिश्र संख्या, तो a+ib लिखते हैं। ए क्या है उसमें, एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और ये कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये तो अभी जनरली किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है ना। और ये आई क्या है, आई मतलब आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। और अगर आई बराबर निकाले तो इसका मान कितना होता है, -√-1। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। और आई को हम बोलते हैं क्या है, आयोटा। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, ठीक। रियल नंबर मैंने क्या बताया कि जितनी भी संख्या वो सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, भिन्न के रूप में लिखी हो, दशमलव के रूप में लिखी हो, वो सारी संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल जैसे √5, 3/4, √8, 1/2 और एक्सेट्रा। इसमें लिखा भी है जैसे सभी पूर्णांक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है ना। जितने भी पूर्णांक होंगे, पर प्राकृतिक संख्या होंगी, अभी हम पूर्णांक और वास्तविक संख्या पढ़ेंगे,
पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? रियल नंबर, है ना। तो मैंने ये कहा कि जितने भी संख्याएं होंगी वो सब क्या है? आपके रियल नंबर। अब आते हैं जैसे नेचुरल प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, एक से लेकर के कहाँ तक हो? इनफाइनाइट तक, वो कैसे नंबर कहलाते हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे 1 2 3, लेकिन पॉजिटिव हो, कैसे हो? पॉजिटिव हो, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी धनात्मक। डार्क पेन, पेन कौन सा है? ब्लैक ही ले लेता है, ठीक है। ब्लैक से तो लिखा ही हुआ है, लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? वही सारी संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, वो सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब लिखा हुआ है, एक नोट के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। तो इसका परिभाषा देखिए, क्लियर है। परिभाषा में क्या? धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब है कि क्या नहीं शामिल होंगे? शून्य हो गया, भिन्न हो गई, ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ये सब संख्याएं किसमें नहीं शामिल होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जातीय मान, स्थानीय मान, प्राकृतिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो है ना, जातीय मान का मतलब है कि जो वैल्यू है 3 है तो 3 है, संख्या जो लिखी हुई उसका जातीय मान ना, जात से क्लियर है, मतलब फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पर प्लेस है ना, तो वो स्थानीय मान हो जाता है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या मैंने कहा जितनी भी संख्या हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी संख्याओं को छोड़ के सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या सारी क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और इसमें क्या है कि शून्य, भिन्न, दशमलव और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम जीरो को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो वही लिखा हुआ है परिभाषा में भी, देखिए लिखा होगा, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो वह सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो जीरो से लेकर, उसमें कहा था एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये कैसी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। इसके बाद आता है पूर्णांक। जैसे पूर्णांक इंटीजर, तो पूर्णांक हमारे कितने होंगे? 3 प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन। उदासीन में क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक, ठीक। धनात्मक पूर्णांक मतलब जितने भी पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर। अगर निगेटिव कह रहा है तो -1 -2 -3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो कैसी संख्या कहलाएंगी? ऋणात्मक। तो आपको ये पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ें। अब आता है जैसे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सबको पता है कि जो संख्या पी बाई क्यू फॉर्म में क्या है? लिखी जा सकती है, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो ना हो, क्यू जीरो ना हो और जिसको हम किस फॉर्म में लिख दें? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दें, तो वो कैसी संख्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब जैसे 5 हो गया, -2, है ना, जैसे 3/2 लिख दिया, 5 लिख दिया, या 2/3 हो गया, ये सब संख्याएं कैसी कहलाएंगी? परिमेय संख्या। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे आप इसे अगर देखें, ये संख्या लिखी है, एक डेसिमल फॉर्म में है, रिपीटिंग डेसिमल में है, तो अगर इस तरह भी लिखा है तो इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कि पी बाई क्यू फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने, अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे भी, कि जैसे मान लो कोई संख्या रिपीट कर रही है, 0.3333 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको x बराबर मान लें, तो x बराबर, अगर हम इसमें क्या करें, ये तो आपको पता होगा कि जैसे, नहीं पता तो अभी हम क्वेश्चन भी इस पर रिलेटेड करेंगे, कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, हम मतलब जितनी संख्या रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। बार जितना होता है जितनी संख्या के ऊपर, उतने 9 हम क्या करते हैं? नीचे बढ़ाते हैं। तो अब बताइए, क्या पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख गया? लिख गया ना, 3/9 मतलब 1/3। ये किस फॉर्म में लिख गया? 1/3 फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल का नंबर लिखा हुआ है तो वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, समझिए कैसे आता, कैसे मैं एक समझा दूंगा, लेकिन जब सवाल करेंगे तो हम और भी डिस्कस करेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर इसको हम x बराबर 0.3333 इस तरह मान लें, अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा दें, 10x, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.33
3333 डॉट डॉट डॉट, तो 10x 3 प्लस 0.3333 हो जाएगा। अच्छा, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x। तो हम लिखेंगे 10x, तो x इधर आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9। अब यही तो हमने डायरेक्ट लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि कैसी संख्या है ये, p/q फॉर्म है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने समझा भी दिया कि कैसे आता है ये, तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया, आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसी का अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा कि p/q फॉर्म में जो ना लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे √2 है ना, जितने भी रूट संख्या है तो वो तो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते ना इन्हें, है ना। √2 का मतलब 1.414, वैल्यू हम तो इतना याद रखते हैं, वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये संख्याएं अपरिमेय होंगी। जैसे √3 1/√3, जैसे अगर लिख दिया जाए 2 प्लस √5, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √7 3 प्लस √5, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, परिमेय संख्याएं क्या है जो p/q फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या है जो p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब आते हैं हम अभाज्य संख्याओं में, प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो। तो स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, इसका मतलब है कि कितने फैक्टर पॉसिबल हो, केवल 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर पॉसिबल है तो वो कैसी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 2 स्वयं से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। 3 3 से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। 5 5 से अब स्वयं से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। तो एक से तो हर नंबर डिवाइड होगा ही, और स्वयं से डिवाइड होगा। तो जब स्वयं से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि संख्या कैसी है, वो उसके 2 फैक्टर है, और 2 फैक्टर है तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। जैसे 2 3 5 7 इस तरह चलता रहेगा, 11 13 17, ठीक, 19, इस तरह जितनी भी संख्या है वो अभाज्य संख्या है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करने लगेंगे, तो हम अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ें। जैसे तो कुछ नोट है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। जैसे ये इंपॉर्टेंट नोट है कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो कौन सी है, 2 है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कहने का मतलब कि एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, मैं बताऊंगा भाज्य संख्या है। तो इसको याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। और कुछ संख्याएं जैसे 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। और 1 से 100 तक अगर जोड़ दिया जाए तो कितने प्राइम नंबर होंगे, 25। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 46। तो ये कुछ नोट है, ये याद रखना होगा आपको, है ना। काम आते हैं, जैसे सवाल आएंगे तो काम आएंगे कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो याद होगा तो क्वेश्चन करना क्या होगा, आसान होगा। जैसे 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, 1 से 100 तक 25 है, और 1 से 200 तक 46 है। तो समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वे संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है कि जिनके केवल कितने फैक्टर पॉसिबल हों, 2 फैक्टर। कहने का मतलब एक तो स्वयं से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा, तो 2 फैक्टर। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एकमात्र समअभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो क्या है, 2 है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको क्या है, याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है भाज्य संख्या, जो ही मैंने बताया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर में जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब जैसे 4 है, ठीक है। अब 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और स्वयं 4 से डिवाइड होगा। अब बताइए इसके कितने फैक्टर हैं, तो यहाँ कितने फैक्टर हैं इसके, कितने फैक्टर, 3। 3 फैक्टर हैं यहाँ पर। अब 3 फैक्टर है तो इसका मतलब है कंडीशन तो यही है ना कि 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। इसीलिए कहते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। क्यों, क्योंकि एक के क्या है, एक तो एक ही है, स्वयं से ही डिवाइड होना। हमारी बात समझ में, तो दोनों की कंडीशन फुलफिल नहीं करता, ना तो प्राइम नंबर की और ना ही कंपोजिट नंबर की, ना भाज्य की ना तो अभाज्य की। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो
इसी तरह हम धीरे धीरे चीज़ों को क्या है पढ़ेंगे, है ना। अभी बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया, पहले नंबर बताए हैं, तो आपको सारे नंबर भी समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम ये एक लास्ट डेफिनेशन है, इसको करेंगे और फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य का मतलब है कि जरूरी नहीं कि दो संख्या अगर हम लें तो वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एचसीएफ मासा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो वह संख्याएं कैसी कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे 9 और 2। अब ये बताइए 9 क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 के साथ 2 दिख रहा है। जरूरी नहीं कि 2 भी क्या हो, प्राइम नंबर हो, लेकिन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। अब जैसे 9 और 2 में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। एचसीएफ एक है, एचसीएफ मतलब मासा, महत्तम समाप्त वर्तक। तो मासा अगर एक है तो इसका मतलब कैसे नंबर है, को प्राइम। 2 और 7 है तो इसका मतलब ये भी कैसे नंबर है, को प्राइम। और 11 15 ये भी कैसे नंबर है, को प्राइम। कुल मिला के एचसीएफ क्या है, एक आए, तो वो कैसी संख्या होती है, को प्राइम, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने जितने भी नंबर हैं वो डिस्कस किए हैं, तो आपको नंबर भी क्या हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आगे क्या है बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब इधर देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो शुरुआत में क्वेश्चन पढ़े हुए ना, वो कैसे रिलेटेड है कि आपको नंबरों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो अच्छे से, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आराम से कर सकते हैं। तो एक मैंने सीक्वेंस में ही अरेंज किए हैं कि जैसे हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन भी क्या करें, सॉल्व करें, है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान भी है। जैसे कह रहा है कि 100 की पावर n-1 हमेशा 11 से विभाजित है यदि। अब कुछ ऑप्शन है, n का मान कुछ भी हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो, n एक सम संख्या हो लेकिन विषम नहीं, n एक विषम संख्या हो लेकिन सम नहीं, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लो हमने n की वैल्यू रख दी 1 -1, तो कितना आ गया, 99 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे हमने रख दिया 100 की पावर, अब इनकी वैल्यू 2 रख दो, जैसे मान लिया हमने 2 रख दिया, -1, तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 9 और 9 हो जाएगा, ठीक। अब आपको वैल्यू धीरे धीरे रखते चले जाना है, तो पूरी वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे पूरी वैल्यू आप नहीं रख रहे हो, तो इसी में आप चेक करो कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। अब जैसे अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो 100 की पावर 3 हो जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब -1, फिर घटाएंगे तो आपके 999 बनने लगेंगे। अब यहीं पर आप देखो ये संख्या किससे डिवाइड हो रही, 11 से डिवाइड हो रही, 99 भी 11 से डिवाइड होगा और 9999 भी 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब बताइए, 1 से भी, 2 से भी, 3 रखने भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि n का मान कुछ भी हो का मतलब नहीं, कुछ भी तो नहीं हम रख सकते, लेकिन n क्या रख सकते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या हो, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप वैल्यू रख दो, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो जैसे हमने 2 वैल्यू रखी और चेक किया कि क्या संख्या 11 से डिवाइड है, तो संख्या 11 से डिवाइड है। जब 11 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि n के क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, तो आप इसको देख भी सकते हैं दोबारा, ठीक है, ये फिर से रिपीट करना है। वैसे समझ में आ गया होगा, जैसे अगर मान नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। दोबारा जब क्वेश्चन हो रहा है तो आप शुरू से उसको एक बार फिर से देखें तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ कठिन नहीं, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये इनटू में नहीं है, ये 100 की पावर क्या है, n है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1+2, ये 8 नहीं होगा, ये 3 होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है, यहाँ पर 3 है। 1+2+3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक की पावर n हो, यदि n ये
81 से पूरी तरह क्या विभाजित हो तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि दिया गया है 1 + 2 + 3 + 15 की पावर n। अब देखिएगा, या तो हम 15 तक संख्याएं जोड़ें, या मैं एक फार्मूला आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक, अगर इनका योग निकाले सिग्मा n, तो फार्मूला क्या होता है n/2 n+1। फार्मूला क्या होता है n/2 n+1। ठीक है, n/2 n+1। तो या तो ये फार्मूला याद रखिए, और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं इस तरह के, आपको वर्ग पदों के योग का फार्मूला भी याद होना चाहिए, घन पदों के योग का भी फार्मूला याद होना चाहिए। और ये क्या है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n/2 n+1। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 15/2 और 15 + 1, तो 15 × 1 = 16, 15 × 8 = 120 हो जाएगा। अब 120 की पावर n है, ये वैल्यू तो लिखी ना, पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 120 की पावर n। और ये कह रहा है कि 81 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या है। ठीक, अब एक चीज यहां समझिएगा। अच्छा, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 40 की पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 3 की पावर n और इंटू 40 की पावर n, या डिवाइड 3 की पावर 4। अगर ये इससे संख्या डिवाइड हो जाए, ये पूरी संख्या क्या हो जाए, कट जाए, तो इसका मतलब ये संख्या इससे क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो n, अब ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, जैसे कह रहा है n का मान कुछ भी हो, तो कुछ भी तो नहीं हो सकता, तो पहला तो नहीं। n एक सम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, n 4 का गुणज हो। अब है ना, यहाँ 3 की पावर 4 है, अगर यहाँ 4 का गुणज हम रख दें कोई भी, तो ये संख्या इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, n 4 का क्या हो, गुणज हो, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि 1 से लेकर के n तक संख्याएं लिखी हुई है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n/2 n+1। तो n की वैल्यू है 15, हमने रख दिया यहाँ पर, सॉल्व किया तो कितना आ गया 120। अब 120 की पावर n है और कह रहा है 81 से डिवाइड करना है। 81 से अगर डिवाइड करना है तो इसका मतलब 3 की पावर, मान लो इसको हम 4 लिख सकते हैं, तो ये भी तो 3 की पावर n बन सकता है, ये वैल्यू भी तो 3 की पावर n बन सकती है। तो इसका मतलब है कि n क्या हो, 4 का गुणज हो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी 81 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़िए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है, और अपने आप से भी क्वेश्चन क्या किया करिए, थोड़ा सा सॉल्व किया करिए। ठीक है, पढ़ लिया। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो ये 10 की पावर n है, ये जो लिखा हुआ है ना इधर n, ये 10 की पावर n है। ठीक है, यहाँ काट दे रहा है। 10 की पावर n -1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छा, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, इस तरह लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या है। 10 की पावर n -1 के अंकों का योग 4707 है, तो कह रहा है कि n का मान कितना होगा। अब तो मैंने कहा ना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, प्राकृतिक संख्या तो ये रखेंगे। ठीक है, जैसे पीछे क्वेश्चन कराया था, जैसे 10 की पावर n -1, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंकों का योग क्या है, 4707 है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, जैसे अगर मैं n बराबर 1 रख दूँ, है ना, समझिएगा ध्यान से, n बराबर 1 रखें तो 10 की पावर 1 -1 और ये 9। देखिए बड़े आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आती या मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं, तो उनको भी समझ में आए। ठीक है, n रख दिया 1, 9 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ n बराबर 2 रख दूँ, तो 10 की पावर 2 रखा, -1 रखा, 100 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 99। n की पावर 3 रख दिया, 10 की पावर 3 रखा, -1, तो कितना आ गया, 999। और चेक करना तो और भी रख सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 999 और 9। ठीक,
इस तरह मान लो हमने संख्या रखती चले गए। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। अगर मैं इसके अंकों का योग करूं, अंकों का क्या करें, योग करें, तो कितना आएगा, 9, 9 18, 27 और 9 36 हो जाएगा, मतलब 9 चौको 36। ठीक, अंकों का योग, इसका मतलब है कि इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 4 मतलब 36। तो इसी तरह यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ पावर क्या लगी हुई है, n लगी हुई है। तो कभी भी अगर आए इस टाइप का क्वेश्चन कि 10 की पावर n माइनस 1, तो इसका मतलब अंकों का योग वहाँ पर क्या है, 9 इंटू n है। और यहाँ पर योग दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 4707, तो भाग दे देंगे, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 523, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी जैसे मान लीजिए लिखा हुआ इस तरह 10 की पावर माइनस 1, तो 10 की पावर माइनस 1 के अंकों का योग हमेशा कितना होगा, 9 इंटू एन ही आएगा। मैंने समझा भी दिया कैसे आता है, ठीक है, तो हमेशा 9 इंटू एन आएगा। अब क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, कितना दी है, 4707। अब 4707 अगर वैल्यू दे रखा है, तो बस इसको इसके बराबर सॉल्व लिखना है, 9 का भाग देंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 523। आ रही बात समझ में कि नहीं, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरह क्वेश्चन हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, जैसे लिखा हुआ यदि n विषम संख्या है, तो कह रहा 7 की पावर 2n माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा। उसने कह दिया n एक विषम संख्या, विषम संख्या पता है जो दो से विभाजित नहीं हो, है ना, 1 3 5 7 9, ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये संख्या विषम है, तो एक वैल्यू रखो, पहली वैल्यू n की वैल्यू 1 रखो, और इस तरह लिखा हुआ है 7 की पावर 2n माइनस 1 किससे डिवाइड होगा हमेशा, तो इनकी वैल्यू मैंने कहा 1 रखो, 2 गुणे 1 माइनस 1, तो 7 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 48, 48 आ गया। अब ऑप्शन चेक करो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप जैसे ही एक वैल्यू रखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, अगला रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब 48 है, अब बताओ इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 48 को डिवाइड करेगी, तो कौन सी संख्या है, 16, तो 16 क्या इसका आंसर है, 48 डिवाइड हो जाएगा 16 से, तो 16 क्या इसका आंसर है। तो वही मैंने कहा कि कभी कभी एक संख्या रखेंगे, कभी कभी ऐसा होगा नहीं समझ में आएगा तो हम एक दो वैल्यू और रखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत से जिनमें एक ही दो वैल्यू रखने पे ही आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम आराम से आंसर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कह रहा है यदि n एक से बड़ी कोई एक प्राकृतिक संख्या है, तब n क्या लिखा हुआ है, तब n स्क्वायर है, ये मुझे लग रहा है n स्क्वायर माइनस 1 इससे सदैव विभाजित होगा। ठीक है, n एक से बड़ी है, एक से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब एक नहीं लेना, एक नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, आ रही बात समझ में, एक नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे हम, एक से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या, तो n की वैल्यू हम क्या रख दें, 2, n की वैल्यू क्या रखी हमने, 2। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 रखी तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 4, 4 में घटाया 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मान लो n बराबर 3 भी रख दिया हमने, चेक किया n बराबर 3, तो फिर यहाँ रखा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 1, तो कितना हो गया, 9, 9 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 8 और 9 8 72 आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि यदि n एक से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो n सदैव किससे विभाजित होगा। बताओ संख्या किससे डिवाइड होगी, हमेशा ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 12, आगे भी संख्याएं तो रखेंगे वो भी 12 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। अब जैसे n बराबर हम मान लीजिए 4 ही रख दे, तो 4 चौको 16 और 16 और 15 करेंगे तो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी, है कि नहीं। आ रही बात समझ में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन, ऑप्शन ए 12। समझ में आया। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान है, आ रही बात समझ में, और रिलैक्स आराम से पढ़ना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेस, हर चीज़ का बेस तैयार होना चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको बेस ही क्लियर नहीं है ना, मैथ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, अब आप टाइप वाइज क्वेश्चन मान लीजिए याद रट भी ले, कोई आपको बता दे कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, तो उससे मज़ा नहीं आता है ना। क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है पेपर में, इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, है कि नहीं। बच्चे
बस ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक है ना, ट्रिक से काम नहीं चलता, हर चीज़ें ट्रिक नहीं होती हैं। आपको हर चीज़, मैथ क्या है, समझने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैसे क्वेश्चन ये है, अब इसे आप थोड़ा सॉल्व करिए। हाँ, थोड़ा सा समय लीजिए, इसे सॉल्व करिए, करिए सॉल्व। ये सारे सवाल करा दिए, मैं कह रहा हूँ एक सवाल थोड़ा सा अपने आप से भी करिए। हो गया होगा, है ना, चलिए। तो कोई, तो बताइए इनमें से आंसर कौन सा सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। वही मैंने कहा कि n एक सम संख्या, n एक सम संख्या, तो n की वैल्यू, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 4 6, तो पहली वैल्यू 2 है, आप 2 ही रखो। मैंने कहा ना, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें पहली संख्या रखने पे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे 36 - 1 क्या आएगा, 35। अब बताइए, संख्या 35 आ रही, तो किससे पूर्ण विभाज्य होगी, एक ही ऑप्शन दिया गया है 35, बस यही क्या आंसर है। क्या इससे सरल सवाल मिलेंगे ना, पूछे भी जाते हैं और आसान भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 10 की पावर n - 1 सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित है, जबकि क्या लिखा हुआ है पता नहीं, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, n का मान कुछ भी, n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, n 11 का गुणज हो। ठीक, अब इसमें लीजिए 10 20 सेकंड लीजिए और करिए। जैसे लिखा हुआ है 10 की पावर n - 1 सदैव 11 से, अभी मैंने किया था ना पीछे, 100 की पावर n - 1 वैल्यू तो रखी थी। देखिए n का मान कुछ भी हो, कुछ भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी का मतलब है नेगेटिव संख्या भी तो हो सकती, तो वो तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है n एक विषम हो, n एक सम हो, n 11 का गुणज हो। जैसे मैं कह रहा हूँ n, मान लीजिए एक रखा आपने, क्या रखा, एक रखा। जब एक रखा तो 10 की पावर 1 - 1 क्या आएगा, क्या आएगा, 9। ठीक है, 10 की पावर 2 रखा, 100। जैसे मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 1 - 1 कितना आ गया, 9। 10 की पावर 2 - 1, 100 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 99। 10 की पावर 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 999। 10 की पावर 4 - 1, 4 टाइम्स 9, 9999, इस तरह चलता रहेगा। अब क्या बताइए, क्या ये 9 11 से डिवाइड है, नहीं। क्या ये संख्या 9999 11 से डिवाइड है, नहीं। 99 डिवाइड है, 9999 डिवाइड है, फिर इसके आगे संख्या मिलेगी वो भी डिवाइड नहीं होगी, फिर इसके बाद जो संख्या मिलेगी वो डिवाइड होगी। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, जब हमने यहाँ 2 रखा, 4 रखा, तभी संख्या क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब n क्या है, एक सम संख्या हो, तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, है कि नहीं आसान, बताइए, बहुत आसान है। जैसे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद आपको चेक कर लेना है, चेक करेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 11 से। अब जैसे मैंने n बराबर 1 रखा, नहीं डिवाइड होती, छोड़ दिया। 2 रखा, 99 डिवाइड हो रही है। 3 रखा, नहीं डिवाइड हो रही है। 4 रखा, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है, एक सम संख्या रखें हम, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन आप ये घर के लिए भी ले लीजिए, है ना, कुछ पीडीएफ मिल जाएगी तो उनको आप सॉल्व करिए, है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन ये हो गया, जैसे मैं करा ही दे रहा हूँ, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सदैव किससे विभाजित होगा, m माइनस n एक सम संख्या हो। ठीक है, मतलब कहने का, अगर हम की वैल्यू 3 रख दें, एक रख दें, तब भी 2 आएगा। 4 रख दें, 2 रख दें, 2 आ जाएगा। 5 रख दें, 3 रख दें, तो 2 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें सम संख्या लेनी है। ठीक है, चलिए, तो m की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, सॉरी 3 1 रखा है यहाँ पे, क्या रखा है, 1, तभी तो नहीं आ रहा, 1। तो 3 में
3 में 1 घटाएंगे, 9 में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12। ठीक है, तो सदैव किससे डिवाइड होगा? अब बताइए, संख्या ये 8 आ रही, 12 आ रही, तो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगी? हमेशा संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। अब जैसे मैं 5 का स्क्वायर भी लिख दूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मान लीजिए और चेक करना है, तो 25 में 9 घटाएंगे, कितना जाएगा? 16। तो अब ये संख्या बताइए किससे डिवाइड होंगी? हमेशा किससे डिवाइड हो जाएंगी? 4 से। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम m और n की वैल्यू जो भी दिया हो, जैसे दिया ना m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो कुल मिला के m माइनस n सम संख्या लेना है। तो ऐसी संख्या रखनी है m और n की कि जब घटाएं तो संख्या क्या आ जाए? 3 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। 4 में 2 घटाएंगे तब भी 2। 5 में 3 घटाएंगे तब भी 2। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 8 में 6 घटा दिया तब भी कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा। तो वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 2-3 वैल्यू रखनी है केवल, उसी से आंसर क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आगे बढ़ें। अब जैसे अभी मैंने बताया था स्थानीय मान और जाति मान में अंतर कितना है, तो अब स्थानीय मान पहले बता दिए। स्थानीय का मतलब जिस स्थान पर प्लेस है, तो वो उसकी वैल्यू हो गई, स्थानीय मान हो गई। जाति मान मतलब जैसी संख्या है वो वैसी ही रहेगी। तो अब जैसे ये है 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000। और जातीय मान, तो जातीय मान तो 7 ही होगा ना, और दोनों में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो जब दोनों में अंतर पूछ रहा है तो इसका मतलब 6993। बस आंसर क्या होगा? 6993, ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के सवाल तो बहुत आसान है जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन करिएगा, जब PDF मिलेगी तो उसमें करिएगा। ठीक, तो एक मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे क्या लिखा हुआ? 3 तथा 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 3 तथा 7 के स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30। इसमें अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 9। तो कितना आ जाएगा? 6970। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, इनको आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने आप से करने के लिए, अब जैसे कह रहा गुणनफल में इकाई अंक, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। तो गुणनफल में इकाई अंक, इकाई अंक मतलब जैसे 207 लिखा, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? 7। 781 में इकाई अंक क्या है? 1। 39 में 9। 94 में 4। तो कुल मिला के हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। तो जब भी कभी इकाई का अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई के अंक ही चाहिए, तो इसका मतलब इकाई के अंक से इकाई का अंक ही गुणा कराना है। तो जैसे 7 का गुणा 1 के साथ कराया, फिर इसका गुणा इसके साथ कराया, फिर इसके गुणा इसके साथ कराया। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे 7 का गुणा 1 से कराया तो कितना आ गया? 7। अब 7 आ गया तो इस 7 का गुणा किसके साथ है? 9 के साथ। तो कितना आ गया? 9 सत्ते 63। लेकिन मैंने क्या कहा? सिर्फ हमें किससे मतलब है? इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक यहाँ पर 63 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 3। और 3 दिख रहा है, तो 3 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ। तो 4 3 12। अब इकाई का अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है? 12 में 2। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 2। तो इसका गुणा भी नहीं कराना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। या 7 का गुणा 1 के साथ कराया, कितना आ गया? 7 एकम 7। 7 आ गया, 7 नाम 63। 63 में इकाई का अंक 3। 3 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ। 4 3 12। और 12 में इकाई का अंक कितना आया? 2। तो बस यही हमारा आंसर है। इकाई का अंक निकालना सबसे आसान है कि सिर्फ हमें किससे मतलब है? इकाई के अंक से। इकाई से अंक से मल्टीप्लाई कराते चले जाना है, जो भी लास्ट में नंबर मिलेगा वही हमारा क्या है? आंसर है। 12 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 2। तो वही क्या है? इकाई का अंक। आंसर क्या होगा इसका? 12। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है कि यदि 962 को 307 से गुणा किया जाए और फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें तो अंतिम गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो या तो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई करा के लिख देता, और या तो इसमें क्या करा दिया गया है? एक थ्योरी बना करके लिख दिया गया है। तो जैसे लिखा है 962 किसके साथ गुणा कराना है? 307। फिर किसके साथ गुणा कराना है? 103। और हमें इकाई का अंक निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि इकाई के अंक से इकाई का अंक को ही गुणा कराना है। तो 2 का गुणा किसके साथ कराया? 7 के साथ। 7 दूनी 14। इकाई का अंक कितना मिला? 4। 4 का गुणा किसके साथ? 3 के साथ। तो 4 3 12। अब लास्ट में 12 मिल रहा है, तो 12 में भी हमें इकाई का अंक पता करना है। तो 12 में इकाई का अंक कितना दिख रहा है? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो इकाई के अंक निकालने वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कराना है, इकाई के अंक का इकाई के अंक के साथ। बस 2 अंक आए तब भी हमें क्या लेना है, इकाई का अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 274, 318, 570, 313 का इकाई का अंक कितना होगा। तो बड़ा आसान है, कर लेंगे ना आप सभी लोग। 4 का गुणा 8 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 32। 32 में इकाई का अंक 2। 2 का गुणा किसके साथ, 7 के साथ, 7 दूनी 14। इकाई का अंक कितना आया, 4। 4 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, 4 3 12, और 12 में इकाई का अंक कितना आएगा, 2। तो इस टाइप क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, मतलब यहाँ तो आप समझ लीजिए। जैसे 4 का गुणा 8 के साथ कराया, कितना आ गया, 32। 32 में इकाई का अंक 2। 2 का गुणा किसके साथ, 7 के साथ, तो कितना आ गया, 14। फिर 4 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना आ गया, 12। तो इकाई का अंक कितना मिला, 2। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, और ये कुछ इकाई के अंक कैसे निकालना है वो क्वेश्चन हमने पढ़े। तो आज इतना ही रखते हैं, या एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद कल इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे कह रहा है कि 549, 46, 8, ये 2 स्टार बना हुआ है, 844 का इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो बस इसको पढ़ते हैं, फिर आगे जीएस की क्लास होगी, तो फिर बाकी इसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त भी। ठीक, इकाई का अंक कह रहा है। अब इसमें देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि इकाई का अंक पूछ लेता था, यहाँ पर क्या है, पहले से दे रखा है कि इकाई का अंक क्या होगा, 2। अब बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, यहाँ स्टार है, तो स्टार का मतलब सिर्फ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। 2 अंकों की संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि ये डिजिट है, तो इसका मतलब 0 से लेकर के सिर्फ 9 तक एक अंक की संख्या ही क्या है, हम रख सकते हैं। तो 9 का गुणा किसके साथ, इकाई का अंक निकालना, तो क्या करते हैं, 9 गुणे 6 किया, कितना आ गया, 54। फिर 4 का गुणा, अब इसको छोड़ दो, अभी इसका गुणा अब इसके साथ करो, 4 आ गया। 4 का गुणा 4 के साथ किया, इसके साथ, तो 16 आ गया। अब 6 आ गया ना ये, अब हमें तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराना, तो इसको मान लिया x, मान लो यहाँ पे x मान लिया, तो 6 इंटू एक्स। अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है कि इकाई का अंक क्या मिलने लगे, 2 मिलने लगे, क्योंकि दिया गया ना इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो बताइए x की ऐसी वैल्यू हम क्या रखें कि इकाई का अंक क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो अगर मान लो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाना है, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हम क्या वैल्यू रख सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5, 6, 7 अगर रख दें, क्या रख दें, 7। तो 6 गुणे 7 करेंगे तब भी 6 सत्ते 42, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब x की 2 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, क्या क्या, 2 या 7। तो जो भी ऑप्शन दिया हो वही क्या होगा, सही। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, 2, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सही। तो इस 7 भी दे सकता है, क्योंकि 7 भी रखेंगे तब भी इकाई का अंक 2 आएगा। तो फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे बनाए गए हैं। इतना समझ में है। तो आज हमने नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूछे जाते हैं, आसान भी हैं, वो पढ़ें। और फिर हमने पढ़ा सबसे यूनिट डिजिट का बेसिक क्वेश्चन, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब, और इकाई के अंक निकालने वाले क्वेश्चन। कल हम इसी के आगे और पढ़ेंगे, और इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके आगे जो भी टाइप है वो टाइप वाइज क्वेश्चन कल आगे करेंगे। ठीक है, तो आज इतने रखें, बाकी प्रैक्टिस करिएगा।